हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जेच में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को किशोरावस्था की टुवर्ड्स एडल्सेंस का तीसरा भाग लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। ये रहा आप लोगों को पहला पॉइंट, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। सॉरी, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, तो यहाँ पर अन्य होगा। तो लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन के बारे में जानेंगे आज। पहला पॉइंट है, पीयूष ग्रंथि, वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में कुछ और भी ऐसी ग्रंथियां हैं जैसे थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल जैसे कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। मतलब लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन भी है, जैसे पीयूष ग्रंथि, ऐसे वृषण अंडाशय के अलावा भी हमारे शरीर में और कुछ क्या है, ग्रंथियां हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि एवं एड्रिनल ग्रंथि है। तो इस तरह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। इसी प्रकार आगे जानेंगे थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसी प्रकार अगला है, यदि कोई व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो उन्हें थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण गॉइटर यानी घेंघा रोग हो जाएगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति के आहार में, भोजन में पर्याप्त आयोडीन की मात्रा न मिले, ठीक ना, तो उन्हें थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। तो थायरॉक्सिन अगर हार्मोन की कमी हो जाएगा तो गॉइटर रोग हो सकता है, ठीक है ना, यानी घेंघा रोग, मतलब गला फूल जाएगा, गला उभर जाएगा। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। अगला है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन नामक हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है तो मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाता है। मतलब ये अग्नाशय ग्रंथि ऐसे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। अगर ये सही मात्रा में, सही रूप में, पर्याप्त मात्रा में अगर ये स्रावित नहीं हो तो उन्हें, उस व्यक्ति को मधुमेह रोग यानी डायबिटीज कहा जाता है। तो डायबिटीज रोग से ग्रसित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन का स्राव करती है। मतलब एड्रिनल ग्रंथि ऐसे एड्रिनल हार्मोन स्रावित करता है। जो एड्रिनल है से क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। ठीक है, तो अगर ये हार्मोन स्रावित हो जाता है तो क्रोध यानी गुस्सा, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में या तनाव का संयोजन कर सकता है। जैसे आप कभी परीक्षा लिखते हैं, बोर्ड परीक्षा, तो उस समय आप लोगों को डर उत्पन्न हो जाता है कि हम कैसे परीक्षा लिखेंगे। तो ये भावना कौन उत्पन्न कर देता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उस हार्मोन का क्या नाम है? एड्रिनेलिन हार्मोन। यही एड्रिनेलिन हार्मोन है, स्रावित हो जाता है तो उसे चिंता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार अगला है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावन करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो अगर दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का पीयूष ग्रंथि, अगर पीयूष ग्रंथि से जो वृद्धि हार्मोन सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में स्रावन नहीं करती है तो उस व्यक्ति की सामान्य वृद्धि में रुकावट हो सकती है, जिससे बौनापन हो जाता है। और अगर जिसका पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन अधिक स्रावित हो जाता है तो वो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये सारा किस पर निर्भर है वृद्धि के लिए? तो वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। इसी प्रकार आगे जानेंगे कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। मतलब कीट और मेढक में भी या मेढक में जीवन चक्र पूरा करने के लिए हार्मोन की योगदान होता है। तो पहला पॉइंट है, कीटों में क्यांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। तो समझ सकते हैं, तो कीटों में जो क्यांतरण होता है मतलब शरीर
का परिवर्तन होता है तो वो सभी है नियंत्रण किसके द्वारा होता है, हार्मोन द्वारा होता है। कंट्रोल समझ सकते हैं या नियंत्रित। इसी प्रकार अगला पॉइंट है मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन है जो कायांतरण का नियंत्रण करता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन मतलब मेढक में भी थायराइड ग्रंथि होता है और वे थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कायांतरण के लिए नियंत्रण करता है। इसी प्रकार अगले समझेंगे थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि जल में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वृद्धि नहीं कर पाएगा, जिससे टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि अगर थायरॉक्सिन जब उत्पादन होता है तो उत्पादन के लिए क्या चाहिए, जल में आयोडीन उपस्थिति अनिवार्य है, मतलब आयोडीन चाहिए। यदि जल में आयोडीन नहीं है तो मेढक का जो टैडपोल होता है वह टैडपोल वृद्धि नहीं कर पाएगा, जिससे टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकेगा। तो ये निर्भर किस पर है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन से भी कीट और मेढक ये सभी है हार्मोन के द्वारा ही नियंत्रित होता है ना। तो इसी प्रकार आगे समझेंगे कायांतरण। कायांतरण किसे कहते हैं, तो टैडपोल से वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। जो टैडपोल होता है, जो मेढक का सबसे छोटा बच्चा जो मतलब मछली की जैसा दिखाई देता है, तो उसे ही टैडपोल कहा जाता है। लेकिन मछली के जैसा होता है लेकिन उसका 2 पैर होता है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वे टैडपोल है। तो वे टैडपोल से वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। तो ये सभी कायांतरण होने के लिए क्या चीज़ योगदान है, तो हार्मोन योगदान है। इसी प्रकार आगे समझेंगे जननात्मक स्वास्थ्य, यानी जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में भी जानेंगे। तो अगला पॉइंट है स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता में संतुलन स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब स्वास्थ्य तब कहलाता है आप शारीरिक से भी हो और मानसिक एवं सामाजिक रूप से भी आप कुशलते में संतुलन है, मतलब ये सभी में ठीक है, तो क्या कहलाइएगा, स्वस्थ कहलाइएगा। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता से संतुलन क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। अब आगे समझेंगे शारीरिक विकास में विभिन्न आहार की भूमिका। मतलब शारीरिक विकास के लिए, शरीर को वृद्धि के लिए, आगे विकास के लिए विभिन्न आहार की भी भूमिका है। तो इस तरह से भूमिका समझ सकते हैं। पहले शक्ति देने वाला आहार है, शारीरिक वृद्धि और विकास वाले आहार है, और बीमारियों से सुरक्षा देने वाला आहार। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे शक्ति देने वाला आहार। तो शक्ति देने वाला आहार जैसे आप जान सकते हैं चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकई, मड़ुआ और इनसे तैयार पदार्थ जैसे सेवई, चूड़ा, सूजी, दलिया, रोटी, ब्रेड, बिस्कुट आदि सभी अनाज जैसे आलू, शकरकंद, चीनी, गुड़, शहद या मधु आदि, ये सभी शक्ति देने वाला आहार है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में विकास के लिए शक्ति देने वाला आहार क्या है। इस तरह से आप जाने चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकई, मड़ुआ, ठीक है, और इनसे जो बनता है, बनने वाला तैयार पदार्थ जैसे सेवई, चूड़ा, सूजी, इस तरह से है। तो ये सभी शक्ति देने वाला आहार है। इसी प्रकार आगे समझेंगे शरीर की वृद्धि और विकास वाले आहार। मतलब शरीर का वृद्धि बढ़ने के लिए और शरीर को विकास में भी करने के लिए भी ये आहार है। तो जान सकते हैं यहाँ पर दालें हो गया, चना, सोयाबीन, मूंगफली, दूध, लस्सी, पनीर, दूध से बनी वस्तुएं जैसे खोआ, आइसक्रीम आदि, चाहे अंडा, मुर्गा, मांस, मछली आदि, ये सभी शरीर के वृद्धि के विकास के लिए ये सभी आहार है। इसी प्रकार आगे समझेंगे बीमारियों से सुरक्षा देने वाला आहार। तो कुछ कुछ ऐसे आहार हैं जो बीमारी से भी सुरक्षा देने वाला आहार है, यानी बीमारियों से लड़ने वाला आहार है। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ व फल।
तो इस तरह से अगर आप आहार में लेते हैं तो बीमारियों से सुरक्षा देने वाला आहार प्राप्त होगा, यानी बीमारियों से लड़ सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो ज़रूर एक लाइक बनता है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे।